सैंपल पेपर दिया है लेटेस्ट उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। वेलकम टू केल्विन। बच्चों आपने इस थंबनेल में देख ही लिया होगा आने से पहले क्या लिखा हुआ था कि इस तरह के सवाल आएंगे इस साल। तो बच्चों हम क्या करा रहे हैं आप लोगों के लिए, हम जितने भी 1 by 1 सेक्शंस हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं। कौन से सेक्शंस जो आपके सीबीएसई ने इस बार न्यू पैटर्न पे जो सैंपल पेपर दिया है लेटेस्ट उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों। आज हम करने वाले हैं सेक्शन डी, ठीक है। और सेक्शन ए, बी और सी जो है वो अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके फटाफट से उन्हें भी देख लो। और बच्चों हमने इसमें वीडियोस भी बना रखी हैं कि क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, ठीक है, कितने कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आएगा, ये सारी चीजें हमने यहां पे अपलोड कर दी है केल्विन चैनल पे। आपको बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितनी भी वीडियोस आगे डलती रहेंगी उन सबको जाके देखना है, ठीक है। इससे क्या मिलेगा बच्चों, इससे आप ही को बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे बच्चों, ऐसा है कि जितने भी हम प्रॉब्लम्स यहां पे डिस्कस कर रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, रिवाइज कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए तो यहां तक ये बात समझ में आ जाती है कि हमें सबसे पहले जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है वो सॉल्व करना कितना जरूरी है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कैसे सवाल इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है, किस टाइप के सवाल इस बार पूछे जाएंगे। बच्चों एक सीरीज और चल रही है जिसका नाम है इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जितने भी पिछले सालों के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। सारे डिस्कस के बच्चों डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज भी हम जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसका भी डिटेल्ड सॉल्यूशन ही आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बच्चों सेक्शन डी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है इसमें, ठीक है। सेक्शन डी में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, इन केस आपको मिल सकता है इंटरनल चॉइसेस, ठीक है। मैंने एक वीडियो बना रखी है बच्चों जिसमें मैंने बताया है कि किस किस चैप्टर में आपको इंटरनल चॉइसेस मिल सकती हैं, किन किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूरी जो है मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लेना बच्चों। पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं एकदम पूरे प्लानिंग के साथ कि कैसे आपको स्कोर करना है 95। और एक वीडियो आपको मिलेगी बच्चों हाउ टू स्कोर 95% इन फिजिक्स, वो भी जाके देखना। वहां पे मैंने बता रखा है कि कैसे आपको अपने आप को बनाना है, अपने आप को तैयार करना है इन 3 महीनों में कि आप बेस्ट स्कोर कर पाए, ठीक है। तो चलिए बच्चा देखते हैं पहला सवाल क्या पूछ रहा है। पहला सवाल आपसे क्या पूछा है, तो 26th क्वेश्चन होने वाला है आपका सेक्शन डी का। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 26th। A rectangular loop which was initially inside the region of uniform and time independent magnetic field। मतलब टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चा। सेक्शन डी जो है उसमें हम थोड़ा सा है धीरे धीरे सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर एक पार्ट को समझना है। यहीं पे बच्चा आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा चेक होता है। यहां पे आपको ना ज्यादा आंसर करना है ना कम आंसर करना है। अगर आपको पूरे बटे में से बटे नंबर लेने हैं तो यू हैव टू रेस्पॉन्स, जितना पूछा गया उतना ही आपको आंसर करना है, ठीक है। तो वही चीज इसमें हम सीखने वाले, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए हमें आंसर करने में, ठीक है। मैं देखना आगे देखना मैंने कितना कुछ कर रखा है आप लोगों के लिए, देखना कैसे कैसे आप कितना कुछ सीखने वाले हो आज। तो फिर क्या बोला है, इज पुल्ड आउट विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। कांस्टेंट वेलोसिटी v से इसको आगे लेके जाया जा रहा है। तो बेटा ये अगर एक रेक्टेंगुलर लूप है तो इसकी लेंथ को l मान लेता हूं, इसकी ब्रेथ को b मान लेता हूं, ठीक। अब अगर ये लूप के बाहर जा रही है तो इसके किस में चेंज आ रहा होगा, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा होगा। तो लेंथ में चेंज आ रहा होगा, क्यों बेटा, लेंथ बाहर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड से तो लेंथ में चेंज आ रहा होगा, और लेंथ में चेंज आ रहा होगा तो एरिया में चेंज आ रहा होगा, और एरिया में चेंज आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा। बोलो बेटा जी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, बी ए कॉस थीटा होती है, पर थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में ले लो मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा तो हमें सवाल में क्या पूछा है बच्चों, सवाल पूछा है स्केच द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हमें क्या स्केच करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को ड्रॉ करना है, इंड्यूस्ड करंट को ड्रॉ करना है, और पावर को ड्रॉ करना है। सिर्फ और सिर्फ पावर डिसिपेटेड जूल हीट एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो इन सबको किसके रेस्पेक्ट में, किसके फंक्शन में आपको स्केच ड्रॉ करना है, सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हर एक ग्राफ का आपको मिलेगा हाफ ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, आ जाओ। पहले यहां पे मैं थोड़ी सी एनालिसिस करना चाहूंगा आप लोगों को समझाने के लिए कि बच्चों यहाँ पे क्या समझना है कि बेटा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में है, जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में है, मान लो कुछ टाइम के लिए है, इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड फॉर सम टाइम, तो तब इसका जो एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों?
क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। सर अभी मान लो थोड़े टाइम के लिए, जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी नॉट था, तब तक एरिया कांस्टेंट था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट। सर टी नॉट के बाद जैसे ही आगे जाएगा वैसे वैसे इसकी लेंथ चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी लेंथ चेंज होती जाएगी, तो इसका एरिया भी चेंज होता जाएगा, और इसका एरिया चेंज होता जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता जाएगा। तो बच्चों आओ ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। इधर आओ, देखो फटाफट से। ये हमने बेटा किसका ड्रॉ किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ कर रहे हैं, फाई एम और यहां पे टी, ठीक है। अच्छा बच्चों आ जाओ फटाफट से इधर देखो, ये मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि पहले कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा। मान लेते हैं कि टी नॉट टाइम के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा फॉर सब टाइम टी नॉट। इतना समझ में आता है। सर कुछ टाइम जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तो एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो फ्लक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। यहां से एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों, फाई इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। धीरे से आराम से समझेंगे क्योंकि हमको हर एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे गए आपसे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये बाहर जा रहा है इसकी लेंथ चेंज हो रही है। बेटा एरिया मतलब क्या, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ इज कांस्टेंट बट लेंथ इज चेंजिंग। इफ लेंथ इज चेंजिंग तो एरिया इज चेंजिंग, ठीक है। अब बच्चा हो क्या रहा है, जैसे जैसे बाहर जा रहा है ना इसका एरिया घटता जा रहा है, इसका एरिया घटता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटता चला जाएगा। तो कैसे बनेगा बोलो बेटा, आप सभी ने आंसर कर ही दिया होगा, तो फिर भी यहां पे मैं बनाया तो इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर। तो यहां पे आपका एक टाइम पे जीरो हो जाएगा, कब, जब ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा तब मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो। क्लियर एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, अगला क्या पूछा है, इंड्यूस करंट ड्रॉ करना है। बेटा इंड्यूस करंट के लिए पहले हम निकाल लेते हैं कि ईएमएफ कैसे होगा। सर ईएमएफ कैसे होगा, आ जाओ बच्चों आ जाओ। तो सर पहले वाले पार्ट के लिए आपने इस वाले हिस्से के लिए बोला फ्लक्स कांस्टेंट, और फिर आप देख रहे हो कि फ्लक्स इज चेंजिंग, ठीक है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अच्छा तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू डी फाई बाय dt, डी फाई एम बाय dt। अगर आप मैग्नीट्यूड लो, ओके, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ कांस्टेंट, तो ईएमएफ कांस्टेंट बोलो मेरे साथ बेटा क्या हो जाएगा, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इतना नहीं बोला जा रहा तो कोई बात नहीं, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ जीरो, ठीक है। तो कैसा बनने वाला है, बताओ बेटा जी कैसा बनने वाला है। अगर ई और टी का पूछा नहीं है आपसे, पूछा नहीं है, फिर भी बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, कि आपको समझ में आए। तो पहले टी नॉट टाइम के लिए तो बेटा कुछ भी नहीं बनेगा, जीरो कुछ भी नहीं बनेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे फ्लक्स डिक्रीज होता जाएगा, टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो बच्चा क्या होगा, बोलो बेटा क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। सर ईएमएफ इंड्यूस होगी बेटा, अगर फ्लक्स कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कांस्टेंट होगी। कैसे, एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं यहां से बेटा फटाफट से। फ्लक्स आपका बी एल बी डी बाई डी टी, यही होता है, बी इंटू ए यही होता है। अच्छा अब देखो बेटा बी भी कांस्टेंट है, कैपिटल बी और स्मॉल बी भी कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है, डी एल बाई डी टी, ठीक है। तो बी वी डी एल बाई डी टी इट्स व्हाट, वेलोसिटी। क्यों, रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है तो वही तो उसकी वेलोसिटी है। चेंज क्या हो रही है, लेंथ में चेंज आ रहा है, जैसे बाहर जा रहा है तो आपने क्या देखा, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इधर आओ सर, वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट और ब्रेथ भी कांस्टेंट, तो आपकी ईएमएफ क्या आ गई, ईएमएफ इज कांस्टेंट। ईएमएफ कांस्टेंट है तो इसके बाद जितने भी टाइम के लिए चलेगा वो कांस्टेंट जाएगा। मान लो यहां से जितने भी टाइम के लिए इसको क्या बोल दो, टी बोल दो, तो यहां से टी टाइम के लिए कांस्टेंट रहा। समझ में आ गया। तो जैसा ई का ग्राफ बना है वैसा आई का बनेगा। क्यों सर, आई क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ठीक है। ई अपॉन आर बनेगा तो बच्चा, ई अपॉन आर बनेगा तो इधर आई बना दो, इधर टी बना दो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे टी नॉट तक तो जीरो रहेगा, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको आपने, ठीक है, समझ में आ गया, ये ग्राफ हो जाएगा आई और टी का। क्लियर। अच्छा एक और ग्राफ बनाना है यहाँ पे। अब कौन सा रह गया, पावर का रह गया। पावर कैसे बनेगा बेटा, पावर का फॉर्मूला देख लो बेटा, ई इतना दिया हुआ, ई आपने निकाल लिया, तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ई की वैल्यू बी स्मॉल बी वी, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो पावर भी आपकी कांस्टेंट है। कैसे,
सर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ब्रेथ कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। तो पावर इज कांस्टेंट, जैसा आई का ग्राफ बना है वैसा ही पावर का ग्राफ बनेगा फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है बच्चा, तो यहां बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। देखो बच्चा क्या है, इधर पावर, इधर टाइम, ठीक है, यहाँ पे टी नॉट तक 0, ठीक है। उसके बाद यहां कर दिया आपने, और इसको आप मेंशन भी कर सकते हो, व्हाट, इस पॉइंट को आप बोल सकते हो बी स्क्वायर, स्मॉल बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया। यहां पे भी इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे सकते हो, इसका वैल्यू भी लिख सकते हो आप, कितना है, ई की वैल्यू कितनी है, बी वी, कैपिटल बी, स्मॉल वी अपॉन आर। ठीक है, ऐसे आप लिख भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर कितना बनता है हमारा, सर यहां से मार्क्स कितने बनते हैं, सर मार्क्स बता दो, सर मार्क्स बता दो। बेटा इधर देखो, इस ग्राफ का मिलेगा हाफ मार्क्स और इस वाले का मिलेगा हाफ मार्क्स। बेटा ये तो समझाने के लिए बनाया था, और इस वाले के लिए मिलेगा हाफ मार्क्स। तो बेटा कितने नंबर बने अभी तक, 1.5 नंबर बने हैं, 3 में से मार्किंग ऐसी रहने वाली है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से देखो, फिर हमें क्या बोला है अगले वाले पार्ट में, बी पार्ट में पढ़ो बेटा। क्या बोला है, इफ इंस्टीड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, अगर रेक्टेंगुलर लूप की जगह पर क्या लगा दिया जाए, सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट, इसकी जगह पे गोला वाला रिंग, एक रिंग अगर पुल करा जाए तो क्या होगा, डू यू एक्सपेक्ट द सेम वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट, क्या आपको इंड्यूस करंट की सेम वैल्यू मिलेगी बच्चा, ये पूछा गया आपसे। जस्टिफाई योर आंसर। आपको पता है बच्चों को डर कहां लगता है, फिर सीबीएसई के फिजिक्स के एग्जाम में बच्चों को यहां डर लगता है जब बोला जाए जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो। ठीक है, आप वहां पे घबरा जाते हो कि क्या लिखे। बच्चों इधर आओ, मैं सिखाऊंगा लिखना आपको। इधर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल the rate of change of area of the loop during its passage out of the field is not constant, hence induced currents varies accordingly। इसका मतलब क्या है बच्चा, अब देखो तुम लोगों ने ना सोच सबने लिया होगा कि सर क्या होने वाला है, क्योंकि अब रेक्टेंगल की जगह में मैं अगर सर्कुलर लूप लगा दूं, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप लगा दूं, ठीक है। अब देखो इसका एक प्रॉपर जो है, एक प्रॉपर एरिया घटता जा रहा था क्योंकि लेंथ बाहर जा रही थी। पर इसमें क्या होने वाला, जैसे ये बाहर जाएगा, जैसे ये बाहर जाएगा, कभी इतना सा पोर्शन आउट हो जाएगा, कभी इतना सा पोर्शन, कभी इतना सा, कभी इतना सा। तो बेटा एरिया चेंज होता जा रहा है, मतलब कम कम एरिया का जो ना है कोई प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, जिस हिसाब से एरिया अंदर रहेगा, एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उस हिसाब से करंट वेरी करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या बोला गया, यहां पे क्या बोला गया है, देखो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द लूप ड्यूरिंग इट्स पैसेज आउट ऑफ द फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। बच्चों लास्ट टाइम में क्या हुआ था, यहाँ पे dl/dt हुआ था, दैट इज कांस्टेंट, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं कर पाओगे आप। और डिटेल में समझना चाहते तो और डिटेल में समझ लो, थोड़ी सी और बारीकी दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, आपको यकीन हो जाएगा सर सही कह रहे हैं। आ जाओ देखो बेटा मैं कह क्या रहा हूं, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक और कलर ले लेते हैं यहाँ पे। देखो बच्चा मान लो इतना सा लूप बाहर गया, तो इतना सा एरिया बाहर चला गया और इतना सा एरिया अंदर है, ये वाला पोर्शन अंदर है। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर देखो बच्चा, फिर ये थोड़ा और बाहर चला गया तो अब एरिया अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया का प्रोपोर्शन देख रहे हो आप किस तरीके से रह रहा है। ठीक है, तो एरिया अगर कांस्टेंटली चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंटली चेंज नहीं होगा, और आपका करंट भी कांस्टेंट जो है नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पे आपने ड्रॉ करा था, कांस्टेंट नहीं होने वाला है, जिस हिसाब से फ्लक्स चेंज होगा उस हिसाब से। इतना ही बोलने को कहा था, बस एक लाइन। इस एक लाइन के लिए आपको कितने मिलने वाले पता है, पूरे 1 नंबर, पूरे 1 नंबर। कितने बन गए सर, 1.5 + 1 2.5 नंबर बन गए। तो सर बाकी के आधे नंबर, आ जाओ बेटा, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। स्केच द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन दिस केस, क्या रहेगा फ्लक्स का वेरिएशन बच्चों, अभी मैंने समझाया आपको, अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। ये एरिया अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स आपका पहले की तरह नहीं होने वाला है चेंज बच्चा। पहले कुछ टाइम के लिए ऐसे सीधा डिक्रीज होता चला जाएगा, सीधा डिक्रीज होता चला जाएगा, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर एरिया हो जो है वो प्रोपोर्शनली डिक्रीज नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, लेंथ डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है कभी कुछ तो ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आएगा, आपका एरिया जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है बाहर नहीं जा रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपका फ्लक्स भी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं होगा, कुछ इस तरीके से कर्व आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, यहां पे आपको इस वाले ग्राफ के हाफ मार्क्स। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ जो है 3 मार्क्स का जो देखो किस तरीके से सवाल पूछा गया था, कैसे आपसे मतलब पूरा का पूरा जो चैप्टर जो है वो पूरा यहाँ पे निकाल लिया, आपका पूरा का पूरा चैप्टर का नॉलेज निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 के बाद 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। A variable resistor R is connected across a cell of EMF E and internal resistor small r. Draw the circuit diagram. बहुत सिंपल सी बात कही है,
आपको क्या बोला गया है, एक सर्किट दिया हुआ है, इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, उसके बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं आपको, डिटेल्स दिए हुए तो मैं बना देता हूँ बच्चों। क्या दिया हुआ है 27 का, यहाँ पे देखो, यहीं पे बना देता हूँ, पहले वाले पार्ट का ए वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बेटा कि हमने क्या करा, हमें बोला है कि अ वेरिएबल रजिस्टर आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। एक रजिस्टर बना दो, उसमें से उसके बीच में से तीर चला दो, ठीक है, एरो ड्रॉ कर दो। फिर क्या करना, आपने एक सेल लगा देनी है जिसकी ईएमएफ ई है, और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो जिसकी रेजिस्टेंस आर है। बस इतना सा करने को बोला था। ठीक, अगला पार्ट क्या बोला है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर एज ए फंक्शन ऑफ आर। अच्छा, तो बेटा बोला क्या है कि आपको पोटेंशियल ड्रॉप का वेरिएशन निकालना है, किसके अक्रॉस, इस वाले आर के, वेरिएबल रजिस्टर के आर के। ठीक है, मतलब अगर इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस में एक वोल्टेज वोल्टमीटर लगा दूं और मैं रेजिस्टेंस को वेरी करूं, अगर मैं रेजिस्टेंस को वेरी करूं तो मेरे को क्या चेंज मिलेगा, मेरे को उसका वेरिएशन कैसे मिलेगा अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूं। तो बेटा इसका ग्राफ बहुत सिंपल सा ग्राफ आता है, वो देखो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका वोल्टेज और ये आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहां पे क्या होने वाला है, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को जो है बढ़ाओगे तो जो पहले करंट निकाल लो, करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। क्या सबको समझ में आया कैसे निकाला ये बेटा, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर है, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर है, और करंट इसमें से आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज ई, ठीक है, ये आपका आ गया। अच्छा, तो जैसे जैसे आप आर को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा, देख रहे हो आप, जैसे जैसे आर को बढ़ोगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, पर ये जो है स्ट्रेटली नहीं बढ़ेगा, ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, यहां पे ऐसे बढ़ने वाला है। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, यहां से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर ई। तो बेटा ये ग्राफ बनने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अगला पार्ट क्या बोला, एट व्हाट वैल्यू ऑफ आर करंट इन सर्किट विल बी मैक्सिमम। आर की किस वैल्यू पे सर्किट में करंट मैक्सिमम आएगा। बेटा सर्किट में करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस की किस वैल्यू पे करंट मैक्सिमम आएगा। तो बेटा इस फॉर्मूला का आप ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है, आई इज इक्वल्स टू, आर को अगर 0 रख दूं तो करंट मैक्सिमम है, ई अपॉन आर। तो कब होगा ये आई मैक्स, कब होगा, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन रेजिस्टेंस विल बी 0, जब आपका आर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कैपिटल आर जब 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये है आपका 27 का ए वाला पार्ट जो हमने कर दिया है, मतलब उसका पहला वाला पार्ट हमने कर दिया। और देखो इसी में एक इंटरनल चॉइस दिया हुआ है, और इंटरनल चॉइस भी इसी सेम चैप्टर से आपको दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 3 से ही आपको इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। ओके, तो पहला वाला पार्ट कर लिया हम लोगों ने, करंट लिख देना, जब करंट कब मैक्सिमम होगा, जब आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और वाले पार्ट के लिए। बेटा और वाले पार्ट के लिए इधर आ जाओ, अगले वाले पेज पे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो बोला है अ स्टोरेज बैटरी इज ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय डीसी। इसको किससे चार्ज करा गया, इसको डीसी से चार्ज किया गया, और कितने वोल्टेज की बैटरी से, 120 वोल्टेज की। बेटा क्या है सीन, ऐसा है कि आपके पास ना एक रजिस्टर दिया, एक सेल दिया हुआ है जिसका वोल्टेज ईएमएफ कितनी है 0.8, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो उसको कनेक्ट किससे किया, 120 वोल्ट के बैटरी से उसको चार्ज किया गया। और रजिस्टर कितना लगा हुआ है, यूजिंग रेजिस्टेंस 15.5 आपको पता है ना क्यों लगाते हैं, एक जब चार्जिंग करते हैं तो एक्सटर्नल रजिस्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो है मिनिमम आप कंट्रोल करंट को जो है कंट्रोल कर सको। ठीक है, ओके, तो चलिए तो उसको सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। हाँ ये रहा, तो ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम। बच्चों पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ये तो बड़ा ही इजी सवाल दिया भाई, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना। आपने बना दो यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर मत बनाओ, आपको सेल को चार्ज करना है। तो सेल कैसे चार्ज होता है, सेल को ऐसे चार्ज पे लगा दो आप। ये आपने छोटी वाली बैटरी बना दी, कितने 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, उसका रेजिस्टेंस कितना है 0.5, 0.8 नहीं 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट। और कितना दिया हुआ है 0.5 इसका रेजिस्टेंस, इंटर रेजिस्टेंस। अच्छा एक बड़ी वाली बैटरी जोड़ दो 120 वोल्ट, और एक रेजिस्टर लगा रखा है कितना 15.5 ओम। ठीक है, इतना बोला गया था। पहला वाला पार्ट कर लिया हम लोगों ने, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्या पूछा आपसे, नेक्स्ट पूछा कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। बैटरी के अक्रॉस आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बच्चे, बैटरी के अक्रॉस आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। बैटरी कौन सी है, ये वाली बैटरी है, मतलब बेटा पूछा गया आपसे इस बैटरी के अक्रॉस, कलर चेंज कर लेते हैं, इस बैटरी के अक्रॉस आपको कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले करंट निकालो,
करंट निकालो सर्किट से। करंट कैसे निकलेगा? करंट इज इक्वल्स टू, बेटा नेट ईएमएफ कितना है? 120 माइनस 8। क्यों बेटा? ये इसको इधर की तरफ चार्ज करेगा, ठीक है, ये 8 वोल्ट 120 वोल्ट, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट ईएमएफ इधर की तरफ जाएगी तो 120 माइनस 8 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, सीरीज में लगे हुए तो कितना हो जाएगा? 15.5 प्लस 0.5 कर लिया, तो कितना आ जाएगा ये आपका? 112 अपॉन में 16, तो ये आपका 7 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो कितने एम्पियर करंट आ गया आप लोगों का? बोलो बेटा जी, 7 एम्पियर करंट आ गया है। अब क्या करना है आपने निकालना है वोल्टेज अक्रॉस दिस बैटरी। ये आपकी बैटरी है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा, बैटरी ये है आपकी ईएमएफ इतनी, ठीक है, और आपने वोल्टेज इसके अक्रॉस निकालना। ओके, बड़ा सिंपल है। कैसे करोगे बेटा? पहले तो ये निकालो, पहले तो ये बेटा 120 वोल्ट की बैटरी तो लगा रखी है इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है। पर ये भी तो कुछ पिएगा, पिएगा मतलब इसमें इसके अक्रॉस भी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बोलो बेटा जी, 15 आएगा। तो अपने करंट निकाल लिया, तो इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस अगर आर है, कैपिटल आर बोल दो इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बोल दो, ठीक है। और तो कैसे निकलेगा? वी आर कैसे निकालोगे बेटा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है? करंट है 7, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 15.5, तो कितना आ गया ये आपका? 35, और फिर आपका इधर 45.108 वोल्ट, 108 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो 108 वोल्ट जो है आपका इसके अक्रॉस आ गया। तो बेटा एक बात बताओ, 120 वोल्ट यहां इसने पी लिया 108, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 108.5। तो नेट कितना बचा जो इसके अक्रॉस मिलेगा आपको? भाई इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा दोगे आप तो आपको इसके अक्रॉस कितना मिलेगा? तो लिख दो, माइनस कर दो सिंपली। तो आप लिखोगे वोल्टेज अक्रॉस बैटरी, वोल्टेज अक्रॉस बैटरी कितना हो जाएगा? सीधा लिख देता हूं, माइनस कर दो, 120 माइनस 108.5, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11.5 वोल्ट आ गया, 11.5 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये करना था आपने, इतना सिंपल था सॉल्यूशन। देखो बच्चा, थर्ड चैप्टर से कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे थे आपसे। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल। फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी थी बैटरी, वो हमने निकाल दी। यहाँ पे कितनी निकाल दी? 11.5 वोल्ट निकाल दी, ठीक है, एकदम करेक्ट वैल्यू है। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, अगला पॉइंट क्या बोले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टर्स इन दिस सर्किट। इसका पर्पस क्या है बच्चों? अभी तो मैंने बताया कि करंट को लिमिट करने के लिए, टू लिमिट द करंट थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। तो भाई मान लो कि ज्यादा करंट फ्लो कर गया, फिर तो ये डैमेज हो गया ना, जो आपका सेल है जिसको आप चार्ज करना चाहते हो वो तो डैमेज हो गया, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, इसको इसलिए लगाया जाता है कि सर्किट को, जो करंट को आप लिमिट कर सको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है भाई, ये आ गया है सवाल आपका डुअल नेचर से। डुअल नेचर से क्या सवाल पूछा गया है? एक्सप्लेन डी ब्रॉगली आर्गुमेंट टू प्रपोज हिज हाइपोथेसिस। बेटा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं क्या लिखा है। क्या बोला डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये कहता है कि डी ब्रॉगली रीजनड आउट दैट नेचर वाज सिमेट्रिकल। नेचर वाज सिमेट्रिकल, किसके नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? लाइट के नेचर की। एंड टू बेसिक फिजिकल एंटिटीज मास एंड रेडिएशन मस्ट बी सिमेट्रिकल। मास एंड रेडिएशन मस्ट बी सिमेट्रिकल, ठीक है। मतलब कि जिसके पास मास है वो वेव प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है। ये तो पढ़ा है ना डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली फिर क्या बोला? इफ रेडिएशन शोज डुअल एस्पेक्ट देन मैटर शुड डू सो। मतलब अगर लाइट डुअल नेचर शो कर सकता है तो हम इंसान भी तो डुअल नेचर शो कर सकते हैं। उसने क्या रिलेशन दिया? उसने रिलेशन दिया कि सर लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, वेयर मोमेंटम इज m इनटू v वेलोसिटी। बेटा हमारी वेलोसिटी बहुत कम होती है, हमारा मास बहुत ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ हमारी बहुत कम होती है। अगर हमारा मास घटता चला जाए, घटता चला जाए, घटता चला जाए, तो हम भी ऐसी वेवलेंथ दे सकते हैं, हम में से भी ऐसी वेवलेंथ प्रोड्यूस हो सकती है कि महसूस हो सके, मतलब जिसको मेजर कर सके। तो ये उसने कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो भी, ठीक है, बेसिकली हमारी बात तो नहीं करनी चाहिए यहाँ पे बात करनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब की, कि ये पार्टिकल्स भी हैं और इनमें वेव नेचर भी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिकल्स भी है, दे ऑल्सो शो वेव नेचर। बात समझ में आ रही है? तो यही इसने कहा था, ठीक है, इतना प्रपोज कर दिया। अच्छा आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है? शो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इक्वल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या शो करना है बच्चा? आपको यह बताना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो क्या शो कर रहा है। इट इज शोइंग दैट
ये इक्वल टू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा आ जाओ समझते हैं, इसको प्रूफ करना है बेटा। डी ब्रॉगली रिलेशन, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या कहता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा अब आपने क्या पढ़ा है कि फोटोन का मोमेंटम आपने लाइट में पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही पढ़ा है आप लोगों ने कि फॉर फोटोन क्या होता है बच्चों, क्या होता है बोलो, मोमेंटम जो होता है वो होता है एच न्यू अपॉन सी। क्या पता है ये चीज, नहीं पता तो लिख लो, पॉइंट नोट कर लो कि एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट अगर हम कर दे तो क्या हो जाता है, वो वेवलेंथ मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है। ठीक, तो यहां से अगर मैं एच अपॉन पी निकालूं तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। इसको यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। बेटा क्या दिखा रहा है ये, क्या रिलेशन दिखा रहा है, क्या देखते हो आप, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है नहीं होता, क्या शो करता है, दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। है नहीं है, बोलो बेटा जी, अरे है नहीं है, यही तो है, हो गया प्रूफ, आ गया आंसर। ठीक है, तो इतनी सी बात करनी थी। तो इसके बाद इसका बी पार्ट भी बच्चों, अभी तक हमने कौन सा पार्ट करा है, अभी तक हमने किया है यहाँ पे ए पार्ट, देखो ए पार्ट। ठीक है, अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, इसका बी पार्ट। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस सेक्शन में आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक छोटी से छोटी, मोटी से मोटी सारी बातें आपको मिलने वाली है। ठीक है, भले ही वीडियो आपको लंबी लग रही हो पर नॉलेज पूरी मिलने वाली है। पूरा एंड तक देखना, पूरा का पूरा एंड तक देखना, सारा चैप्टर रिविजन हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिविजन हो जाएंगे। आ जाओ फटाफट से। तो हमें बी पार्ट में क्या बोला है बच्चा, बी पार्ट में बोला है कि इफ न्यूट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द टू। तो अगर न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को अगर सेम पोटेंशियल से क्या करा जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, तो क्या होने वाला है, उनके रेशियो का निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या निकालना है, उनका रेशियो आपने निकालना है। तो कैसे करने वाले बच्चा, क्या आपको रिलेशन पता है, Do you know the relation between de Broglie wavelength and potential? ये होता है रिलेशन। क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/v। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे की जितनी मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर उसमें रिलेशंस का ही खेल है बच्चों, रिलेशंस का ही खेल है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। तो ये हो गया, ये हमारा रिलेशन आ गया। अच्छा हमें क्या बोला है, किस किस का निकालना है, ओहो बोला है हमें ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, पहले कि ड्यूट्रॉन की बात करूं तो बेसिकली यहां से देख क्या रहे हो आप, सर एच इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, v इज सेम। तो हमने क्या देखा सर, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट mq। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे m और q चाहिए। अगर मैं ड्यूट्रॉन की बात करूं तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है ट्वाइस ऑफ मास m, बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो आप, और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन होता है e। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बात करें, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, चार्ज कितना होता है बोलो बेटा जी, 2e। पता है ना, अच्छा नहीं पता है तो यहां नोट कर लो, तो यही सिखाने के लिए बोला ना, तो यहां सब सीखोगे, नहीं पता है वो भी सीखोगे, पता है तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ बच्चा लो, तो लैम्डा डी अपॉन लैम्डा अल्फा कितना करेंगे बच्चा, कैसे करेंगे, अंडर रूट बेटा कैसे दिखने वाला है, ये रेसिप्रोकल है, मतलब लैम्डा डी यहाँ पे तो अंडर रूट में पूरा अंडर रूट में डाल दो, नीचे आ जाएगा एम डी अपॉन क्यू डी। क्या समझ में आ रहा है, अगर लैम्डा अल्फा ऊपर है तो इधर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो इधर ऊपर हो जाएगा एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, समझ में आ रहा है ना। चलो भाई आ जाओ आगे, आ जाओ भाई आगे आ जाओ, वैल्यू पुट करो। एम अल्फा कितना है, 4 एमपी इंटू 2 इंटू ई। अच्छा 2 एमपी इंटू ई, बेटा ई से को मार दिया, इससे इसको मार दिया, इससे इसको मार दिया, बच्चा क्या 2/1 मतलब लैम्डा डी इज टू लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 2:1। यही आपने निकालना था। तो आपने क्या देखा सर, हमने देखा कि वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो है लेस देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन इज व्हाट बेटा, वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन इज लेस देन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, 2:1 आपका आ गया रेशियो, समझ में आ गया। ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन जो है
सॉरी उल्टा बोल दिया शायद मैंने, यहां से बोलने में थोड़ा सा जो है उल्टा हो गया। लैम्डा डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा अल्फा, मतलब ड्यूट्रॉन का वेवलेंथ जो है वो ट्वाइस है अल्फा पार्टिकल के वेवलेंथ से, ठीक है ना। ड्यूट्रॉन का वेवलेंथ जो है यहाँ पे ज्यादा होगा। ओके चलिए, तो निकल के आ गया आपका। तो यहां पे हमने कर लिया है 28 का पहला वाला पार्ट, ठीक है। 3 नंबर पूरे के पूरे वसूल कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्या करेंगे सर, हम और पार्ट भी तो देखना है बच्चों, और पार्ट भी इसी चैप्टर का है, ड्यूअल नेचर का है। देखो बच्चों क्या है, स्टेट द इंप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट्स। तो अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आपको क्या मिला, आपने क्या देखा। आ जाओ बच्चों इंप्लीकेशंस देखते हैं। देखो बच्चों पॉइंट लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, या तो आप नोट करना चाहते हो तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आ जाओ, तो इंप्लीकेशंस पढ़ते हैं। पहला क्या है, बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी बट नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मतलब कितनी भी इंटेंसिटी की रेडिएशन फॉल करा दो, कितनी भी इंटेंसिटी की रेडिएशन फॉल करा दो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे जब तक कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सीधा सामने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, जो आप लाइट फॉल कराओगे उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्लियर ये बात। फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। बात पता नहीं ये चीज, ठीक है। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो हो गया पॉइंट क्लियर। दूसरा बोला क्या है, there exists a frequency of radiation, जैसे कि मैंने कहा था, there exists a frequency of radiation below which no photo emission takes place, how high intensity of radiation may be। पहला क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। दूसरा क्या देखा कि फोटो एमिशन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी दोगे, उस फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर आप फ्रीक्वेंसी दे दिया आपने, और भले ही कितने इंटेंसिटी बढ़ा दी। बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा सर इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या। बच्चों इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए तुमने, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब होता है एनर्जी बढ़ा दी है तुमने, एक एक फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी। फोटोन की एनर्जी बोलोगे तो कितनी होती है, कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल्स टू एच नहीं होती है सर। एनर्जी कैसे बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एनर्जी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ने पे एनर्जी नहीं बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। यहां पे हत्था एकदम बारीक सा पॉइंट, ठीक है। अगर समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्या है, आ जाओ, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा। मैंने क्या कहा था, एक एक क्वेश्चन में ना, एक एक क्वेश्चन में पूरा लगभग पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है आपका, पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर का नॉलेज मांग रही है आपसे। आगे बोलो, कैन दीज इंप्लीकेशंस बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या ये इंप्लीकेशंस लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन हो सकती है, नहीं हो सकती है। वेव नेचर इनको एक्सप्लेन ही तो नहीं कर पाया था बच्चों। कहानी क्या थी, थोड़ा सा कहानी भी सुन लेते हैं। सर रे ऑप्टिक्स आया, न्यूटन बोला सर लाइट किससे बनी हुई है, पार्टिकल से बनी है। ह्यूजेंस आया, लाइट बनी हुई है वेव से। अनबन बन गई, वेव है या पार्टिकल है, लाइट वेव है या पार्टिकल है, वेव है पार्टिकल। तो वेव नेचर प्रूफ हो गया, इंटरफेरेंस प्रूफ हो रहा है, पोलराइजेशन प्रूफ हो रहा है, डिफ्रैक्शन प्रूफ हो रहा है। पर हुआ क्या, फिर आइंस्टाइन आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेके, बोला भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वेव नेचर से साबित नहीं हो रहा है, वो तो पार्टिकल नेचर से साबित हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे फिर हमने एंड में आगे क्या हुआ ना, चल भाई ना तेरा ना मेरा, मान लेते हैं कि दोनों नेचर है। बात समझ में आ गई। तो यहां पे क्या लिखने वाले हम, क्या लिखा बेटा, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव नेचर ऑफ रेडिएशन फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ जाओ अगला पॉइंट बेटा, फिर से वही डर आप लोगों का, वही डर। क्या डर है, जस्टिफाई योर आंसर। अगर नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है, बताओ ना, बताओ। आ जाओ बेटा, बताएंगे, जरूर बताएंगे। यहां पे हम आपको सब कुछ बताएंगे बेटा, सब कुछ। देखो बेटा क्या है, एक्सप्लेनेशन देखो, ध्यान से देखो। The energy of light wave is smoothly and evenly distributed across its advancing wave front। क्या बोला है आपने, बताया ना वेव फ्रंट होती है, ठीक है। तो वेव फ्रंट में जो एनर्जी है, क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ वेव इज स्मूथली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है वेव फ्रंट में उसकी एनर्जी। ईच इलेक्ट्रॉन इंटरसेप्ट्स एन इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी। जैसे ही लाइट गिरी, अगर मैं वेव मान के चलूं, तो वेव फ्रंट से इलेक्ट्रॉन्स ने थोड़ी थोड़ी सब इलेक्ट्रॉन्स ने, हाँ भाई मुझे भी एनर्जी दो, मुझे भी दे, मुझे भी दे, सबने थोड़ी थोड़ी एनर्जी ले ली। सबने थोड़ी थोड़ी एनर्जी, मतलब वेव गई, वेव की सबने मिल बांट के एनर्जी खपत कर ली। आगे क्या, एंड सो इट शुड रिक्वायर अ फाइनाइट टाइम टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। अब
सबको देखो बच्चा, वर्क फंक्शन सुना ना आप लोगों ने, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल के सरफेस से बाहर आना है तो उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब मान लो कि लाइट की एनर्जी उतनी है जितनी इलेक्ट्रॉन को चाहिए। अगर मैं वेव मान के चलूं तो बेटा उस एनर्जी को तो सब मिल बांट के खा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को तो इतनी जल्दी एनर्जी नहीं मिल रही उतनी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने में टाइम लगेगा। तो बेटा होता क्या है, लेकिन किंतु एक्चुअली द इमिशन इज ऑलमोस्ट इंस्टैंटेनियस। पर जो एमिशन है वो इंस्टैंटेनियस होता है 10 की पावर माइनस में बच्चों, माइनस में, एक सेकंड के कितने हिस्सों में होता है, ठीक है। तो वेव नेचर से इसलिए एक्सप्लेन नहीं होती बेटा। और 2 पॉइंट्स भी है, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, पर मैंने वही कहा है कि जितना पूछा है उतना ही लिखना है। मैं आपको यहाँ पे क्या भी सिखाऊंगा कि आंसर कितना करना है, जितना पूछा जाए उतना ही बेटा, ज्यादा करने से ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं, पर कम करने से नंबर कम जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों 28 क्वेश्चन भी हो गया है, तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया है। 29th क्वेश्चन बोला है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम डीएक्साइड्स फ्रॉम लेवल n टू लेवल n-1। बेटा पूरी की पूरी डेरिवेशन करनी है। कौन सी डेरिवेशन सर आपने पढ़ा होगा ना बच्चों, एटम चैप्टर में क्या पढ़ा होगा, बोर्ड्स एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, पढ़ा नहीं पढ़ा है? वहां पे क्या निकाला आपने, वहां पे आप एनर्जी निकालते हो हाइड्रोजन एटम की, मतलब एक एक शेल में एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, En निकालते हो, फिर वहां से आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो। तो बेटा वही फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और यहाँ पे बच्चों मैं आपको मार्किंग स्कीम थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ कि पहला वाला पार्ट करने के आपको मिलेंगे 2 ही नंबर, और अगला वाला क्या पूछा, ऑल्सो शो दैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगले वाले के लिए आपको 1 नंबर। तो बच्चा मेरी बात सुनो, मैं यहां पे पूरी डेरिवेशन कराने वाला हूं, ठीक है, पर मेरे हिसाब से यहां पे 2 नंबर का डेरिवेशन है। आपको अगर आपने डेरिवेशन प्रैक्टिस करी है, आपको 2 वैल्यूज याद होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और एक रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सिंपली इनको v भी कह सकते हैं और r भी कह सकते हैं। v और r आपको वैल्यू अगर याद हो तो आप ये डेरिवेशन को थोड़ा कम स्टेप में डिराइव कर लोगे। अगर आपको v और r याद ना हो तो आपको डेरिवेशन शुरू से करनी पड़ सकती है। पर मैं यहां पे क्या कराने वाला हूं, मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो बच्चों मैं क्या दूंगा, मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन कर रहा हूं, और मैं वहां पे ये भी बता दूंगा कि आप कहां से शुरू कर सकते हो, कौन सी चीजें याद कर लोगे तो इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो बच्चा पेशेंस पूरा रखना है, इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, पर बेटा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है पर मुश्किल नहीं है। ये मत समझना सर मुश्किल है, इसमें हमको टर्म्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे उसमें लेटर्स देखने को मिल सकते हैं, पर बेटा घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एक बार समझ लोगे ना तो यूं करोगे बेटा, यूं, ठीक है। आ जाओ करें शुरू, बेटा पूरा का पूरा सोल्यूशन पूरा का पूरा डिटेल में कराऊंगा। आ जाओ तो आ जाओ, देखो बेटा देखो, तो हमसे क्या बोला है, अपन लोगों से क्या पूछा गया है कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी एनर्जी की जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाए। तो हमें जो निकालना है ना वो देख लेते क्या निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन n-1 शेल। एक इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में रिवॉल्व कर रहा है, और मैं मान लेता हूं ये न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है। अच्छा n शेल है ये, ठीक है, n शेल है, ओके। तो बेटा मान लेते कि इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही मैं घूम रहा होगा, जैसे ये डीएक्साइड होगा, मतलब यहां से मान लो ऐसे यहां कहीं नीचे वाले शेल में आ गया, क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ गया है। तो जैसे ही हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो सर ये एक चीज करता है, क्या करता है सर, ये एनर्जी एमिट करता है, फोटोन एमिट करता है। उस फोटोन की एनर्जी क्या होती है, क्या हो गया बेटा, E इक्वल्स टू एच न्यू। बोलो बेटा जी, E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो E इक्वल्स टू एच न्यू की जगह हम सिंपली कितना कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर एच न्यू एनर्जी को ये निकालता है। कितनी एनर्जी बोलो बेटा जी, एच न्यू एनर्जी, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात कह दी। पर सर ये एच न्यू क्यों निकालता है, बेसिकली बेटा एच न्यू क्या होता है, बेसिकली एच न्यू होता है En माइनस En-1, ठीक है। हायर ऑर्बिट से आपका लोअर ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, ये अपनी एनर्जी को लेके आ रहा है, ठीक है। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में En से इलेक्ट्रॉन कहां से गया, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, बोलो बेटा जी, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई?
तो सर हमें क्या निकालना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड इज ई एन, एनर्जी इन nth ऑर्बिट, एनर्जी इन nth ऑर्बिट हमको निकालनी है। ठीक है, तो बेटा अब मैं डेरिवेशन को शुरू से करा रहा हूं, एनर्जी कैसे निकालेंगे, आ जाओ। अप्रोच देखो कैसा है बच्चा, इलेक्ट्रॉन ई माइनस, मास इस पे m, यहां क्या है न्यूक्लियस जेड ई, दोनों के बीच का दूरी r, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, टेंजेंट बना दी, वेलोसिटी। ठीक, समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आ जाओ। तो बेटा घूम कैसे रहा है, कैसे घूम रहा है ये बताओ मुझे यार। सर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई चीज घूमती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर, और कौन करेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या कर दूंगा, mv² अपॉन r, बेटा r क्या है रेडियस, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा k z e, इसका चार्ज इंटू ई अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, एक आर से एक आर मार दिया, तो क्या बचा सर, mv² इज इक्वल टू k z e स्क्वायर, बेटा z है ये अपॉन में r, इक्वेशन नंबर प्रथम। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे सर, बेटा यहां से r निकालो, r कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे देखते हैं अब क्या होगा। तो बच्चों आप लोगों ने बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी है, क्या आप लोगों ने बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी है? जी सर बिल्कुल पढ़ी है, और नहीं पढ़ी है तो यहां पढ़ोगे आज, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहता है सर, ये क्या कहता है सर, ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करता है। एंगुलर मोमेंटम, किसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, होता है नहीं होता, जिसको नहीं पता नोट करो, जिसको पता है रिवाइज हो गया। ठीक है ओके सर, यहां से क्या चाहिए, r निकाल रहे हैं बेटो, r निकाल लो, nh अपॉन 2π mv निकाल लिया, इक्वेशन नंबर क्या चल रही है 3 हो गई। बेटा 2 और 3 को कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग 2 and 3, कॉपी पेन निकाल लो, उतारना शुरू कर दो बस। 2 and 3 को कंपेयर करूंगा कितना हो जाएगा बेटा, 2 कितना है, इतना, k z e अपॉन में mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला कितना है, nh अपॉन में 2π mv। ओके हो गया बेटा, m से m मार दिया, अब कलर चेंज करेंगे, बहुत देर हो गई, बोर हो गए इससे, और v से v मार दिया, तो कितना बचा, v को उधर भेज दो, तो यहां पे हो जाएगा k z e 2π, इधर आ गया और इधर आ गया अपॉन nh इक्वल्स टू v, तो v कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू z है 2π k z e अपॉन में nh, आ गया, आ गया क्या, चलो बेटा ये वेलोसिटी है। आपको याद है मैंने कहा था अगर आपको याद हो तो आप डेरिवेशन बेटा आराम से कर लोगे, क्या आप लोगों को याद है वो बात मैंने कही थी अभी डेरिवेशन की शुरुआत में, अगर आपको वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू याद है तो आप डेरिवेशन को आराम से कर लोगे, नहीं तो आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये निकालना था, हमें ये निकालना था, भी याद होगा तो यहां तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें आर भी चाहिए। अच्छा आर क्यों चाहिए, देखो आर क्यों चाहिए बेटा, कौन से में पुट कर दो, यहीं पुट कर दो, वी को यहीं पुट कर दो, फ्रॉम 3, ठीक है 3 पे पुट कर रहे हैं, 3 पे पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर ले लेते हैं, r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π m, बेटा v की वैल्यू को पुट कर दो, उल्टा कर दे रहा हूं सीधा उल्टा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा nh अपॉन में 2π k z e। ठीक है, तो कुछ कट रहा है, कट तो नहीं रहा है, पर सर बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4π स्क्वायर m k z e। ठीक है, ठीक है ना बेटा, ये अगर ये वाली वैल्यू आपको याद होगी तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ये दो वैल्यू, बस ये दो वैल्यू, और ज्यादा नहीं, बस ये दो वैल्यू, बस ये दो वैल्यू, क्या याद हो जाएगी ये? अगर याद होती है तो बेटा इस टॉपिक से आने वाले किसी भी डेरिवेशन को आप बहुत ही आराम से कर सकते हो, इस टॉपिक से आने वाले किसी भी डेरिवेशन को आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा जी,
इतना कर लिया, अब क्या चाहिए बेटा, टोटल एनर्जी निकालनी थी। हमने शुरुआत कहां से करी थी, इससे हमें ई चाहिए। एनर्जी निकालने का क्या सोर्स है, टोटल एनर्जी, ई लिख देता हूं, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्यों, वी वेलोसिटी से घूम रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज अपॉन, देखो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस के जेड ई इंटू माइनस, बेटा यहाँ पे माइनस होगा, याद रखना। पोटेंशियल निकालते वक्त क्या सबको याद है, पोटेंशियल निकालते वक्त हम क्या लेते थे सर, हम चार्ज का साइन भी लेते हैं, माइनस ई अपॉन में आर डिस्टेंस। अच्छा, क्या इसकी वैल्यू पता है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या पता है मेरे को, हाँ पता है क्या, पता है क्या, इधर देखो, हाँ पता है सर। अगर नहीं याद होता तो मैं ऐसे निकाल लेता, सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर करके निकाल लेता, कितना है, के जेड स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, लग दो यहाँ पे, के जेड ई स्क्वायर, बेटा जेड है ये, अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सर ये तो कुछ सिंपल सिंपल से दिख रहा है सर, अब तो चीजें सॉर्ट आउट होने लग रही है। हाँ बेटा बिल्कुल सॉर्ट आउट हो रही है, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो रही है। इससे ये हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, हो गया ना बेटा, हाफ है या -1 है, हाफ इंटू -1 माइनस हाफ, ठीक है। ई एन आ गया, क्या सर हमने ई एन निकाल लिया है, क्या सर हमने ई एन निकाल लिया है, नहीं बच्चा अभी नहीं निकला है, क्योंकि हमें आर की वैल्यू डालनी है। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्यों कहा था आपको कि आपको वी और आर की वैल्यू याद होनी चाहिए। बेटा अगर आर की वैल्यू याद होगी ना तो अब सीधा इसी स्टेप से स्टार्ट करना, सीधा इसी स्टेप से याद करना, सीधा ई एन निकालना। आप क्या करना है, अब हमने क्या करना है, आपने आर की वैल्यू को पुट कर देनी है, आर की वैल्यू को पुट कर देनी है। आर कितना है, ये है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, बेटा उल्टा है ना, तो ऊपर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई, ठीक है, जेड ई। अच्छा बेटा ई एन कितना आ गया, एनर्जी इन nth ऑर्बिट -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, ठीक है, के इंटू के और जेड स्क्वायर E4 अपॉन में 2, सॉरी बेटा 2 से 2 काट देते तो कितना हो जाता है, 2 बच जाता, तो यहाँ पे 4 की जगह कितना आ जाएगा, सीधा 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर और यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा ये हो गई आपकी एनर्जी इन nth ऑर्बिट। मैंने पहले ही कहा था आपको कि सबर रखना है, सबर रखना है सर। ई एन निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, ई एन निकाल लिया, बहुत बढ़िया, ई एन निकाल लिया, बहुत बढ़िया। माइनस का क्या साइन है, माइनस का मतलब क्या है कि उसने बाउंड कर रखा है इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड कर रखा है। एनर्जी इन nth ऑर्बिट का मतलब यही है, ठीक है, बाउंडेशन शो कर रहा है। अब थोड़ी सी कहानी को फिर से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा हूं, क्या यह वैल्यू आपको सीधा याद होती, कि ये इतनी बड़ी वैल्यू अगर आपको याद है ई एन, तो आप डेरिवेशन को यहां से भी शुरू कर सकते थे। पर एक्चुअली बच्चा इतनी बड़ी वैल्यू पॉसिबल आप लोगों को याद नहीं होती है। अग्री कर रहा हूं, सच बात है, नहीं याद होती। क्यों इतना रटे भाई, क्यों इतना रटे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये दो वैल्यू अगर याद होती तो डेरिवेशन यहां से शुरू कर सकते थे। अगर ये दो वैल्यू याद नहीं होती तो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करना पड़ता, वैसे करना पड़ता, क्योंकि बेटा 3 नंबर हमने छोड़ना नहीं है। हमने 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट बना है, तो हमने 70 आउट ऑफ 70 ही लाने हैं, तो हमने मेहनत भी वैसे ही करनी है। ये बात अपन को ठान लेनी है। बात समझ में आ गई, चल बेटा आगे बढ़ते हैं, चल बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देख क्या बोला है, ई एन निकाल लिया, ई एन निकाल लिया। अगर मैं ई एन को ऐसे लिखूं बेटा, अगली वाली स्लाइड में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों। ई एन इज इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर एम, क्या 2 पाई स्क्वायर ही है जी, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4, ठीक है, जेड स्क्वायर E4 है, ओके, अपॉन में एच स्क्वायर, और बेटा जी, ओ बेटा जी, देखो बेटा जी, देखो बेटा जी, 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है और सिर्फ एन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी बेटा, क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, ओके। तो हमें क्या चाहिए सर, लेट्स कम टू द फर्स्ट इक्वेशन
इस क्वेश्चन का ओरिजिन पे, ठीक है। एच न्यू इज इक्वल्स टू बेटा ई एन कितना है, कॉमन ले लो पहले तो, माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन में एच स्क्वायर। बेटा पहले क्या है एन, पहले एन, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर। अगला क्या है माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही था, हमें क्या निकालना बोला है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पहुंच गए बच्चा, बस खत्म हो गई कहानी, बस पहुंच गए। देखो निकल गया, देखो निकल गया, देखो वो आ गया, देखो म्यूजिक टू माइनस। बेटा माइनस को अंदर कर दो, माइनस को अंदर कर दो, तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4। बेटा एच को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो एच क्यूब, और बेटा जी क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 अपॉन एन माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। लो बेटा जी, देखो बेटा जी आ गया, आया नहीं आया, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 एच क्यूब, ठीक है। ये लाना था आपने, ये डिराइव करना था। सर इतना सबर करने के 2 नंबर है क्या सर, इतना सब कुछ करने का 2 नंबर? हाँ बेटा सच है, पर मैंने अभी क्या बताया, मेहनत कैसे कम हो सकती है अगर कुछ चीजें आपको याद हो, कुछ चीजें आपको याद हो। कैसे बेटा, जैसे कि मैंने बताया v और r की वैल्यू याद होती। अच्छा बेटा r की वैल्यू याद होने पे क्या फायदा था, सर हम डेरिवेशन को यहां से शुरू करते, डेरिवेशन को यहां से शुरू करते, सीधा en निकालते, r की वैल्यू पुट करते, en आ जाता। फिर सर हम क्या करते, सर हम इतनी सी कहानी करते, बात खत्म, ठीक है। पर सर आप बार बार ये क्यों बोल रहे हो, v की वैल्यू याद होनी चाहिए, v की वैल्यू याद होनी चाहिए। बेटा जरूरी है, क्योंकि अगला पार्ट में जरूरत है, इसलिए मैंने बोला v की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर u v और r की वैल्यू याद हो जाएगी तो आप कहीं भी खेल सकते हो, ठीक है। आ जाओ, अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट है, हमने 2 नंबर प्राप्त कर लिए हैं एकदम, ठीक है, अपनी अकलमंदी से प्राप्त कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, ऑल्सो शो दैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ m, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं n को बढ़ा दूं तो जो ये फ्रीक्वेंसी आई है, जो ये फ्रीक्वेंसी आई है, ये फ्रीक्वेंसी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। अच्छा तो पहले बेटा लार्ज n कर पे देखते होता क्या है, पहले हम n को लार्ज करने पे देखते हैं होता क्या है, ठीक है। बेटा इधर वाला सर, इस वाले पार्ट को लिख रहा हूं, इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करूं तो क्या ऐसा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी वाले पार्ट को अगर और सॉल्व करूं तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस 1 प्लस 2n अपॉन में n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा फॉर लार्ज n, अगर n को लार्ज कर दूं तो बेटा n स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मतलब ये जो पार्ट है ये नेग्लेक्ट कर सकता हूं यहां पे, ठीक है। तो एक मिनट, ये बना कितना, ये बना कितना, n से n कट के ये हो गया आपका 2n माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, n को अगर बड़ा है तो 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर दो 1 को, देखना ही नहीं, हटा हटा हटा, ठीक है। तो n को कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो क्या बना, ये क्या बना, 2n बना ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा n की पावर 4, तो एक n से एक n मार दिया तो कितना बना 2 अपॉन n क्यूब, ठीक है। कब, फॉर लार्ज n, जो हमारा अगला वाला पार्ट है, अगला वाला पार्ट है, ठीक है। अगले वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, बी वाले पार्ट की, बी वाला पार्ट तो लिखा नहीं है, वही ऑल्सो शो दैट। अच्छा तो फ्रीक्वेंसी क्या बनती है बेटा, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिखूंगा, इस पूरी वैल्यू की जगह ये लिखने वाला हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा जी, म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा जी। बेटा ये 2 यहां पे इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा 2n क्यूब, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर ई 4 अपॉन में बेटा n क्यूब h क्यूब, ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस। जब हमने n को लार्ज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, पर हमें क्या बोला क्वेश्चन में, शो दैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसको क्लासिकल फ्रीक्वेंसी का बराबर करना है बेटा, आप क्लासिकल फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा रहा हूं, आ जाओ।
अब क्लासिकल फ्रीक्वेंसी निकाला सिखा रहा हूं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हो बहुत बोर हो रहा है सर, बहुत बोर हो रहा है, मजा नहीं आ रहा। बेटा जी पूरी डेरिवेशन करा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हें मजा कैसे आएगा? हाँ, तुम अगर समझ रहे होगे, बात की गहराई को समझ रहे होगे कि हाँ सर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि हमें अप्रोच कैसे कैसे रखनी है, अपना टाइम बचाना है, तो हमें कहां से शुरू करना है, हमें क्या याद करना है, समझ में आ रही है बात? तो हमें अभी क्या प्रूफ करना है? क्लासिकल ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बेटा क्लासिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब वेलोसिटी अपॉन में 2πr। देखो बेटा आ गया, जो मैंने बोला था वो आ गया, ठीक है। क्यों? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कैसे सर? बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन 2πr अपॉन स्पीड। देखो बेटा इसको देखो, इसका पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2πr, और वेलोसिटी कितनी है v, तो टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा इसका उल्टा, तो फ्रीक्वेंसी आ गया v अपॉन 2πr। अब किसी को याद है? मैं तब से बोल रहा हूं v और r की वैल्यू याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए सर? यहाँ पे v और r हमें दोनों चाहिए। अगर v और r पुट कर दोगे ना तो ये आ जाएगा। मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तुम लोगों को? नहीं हो रहा ना? अभी 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 यकीन हो जाएगा, अभी यकीन हो जाएगा। बेटा पहले तो बताओ v कितना है? v कितना है? 2πk ZE अपॉन NH, 2πk ZE अपॉन NH अपॉन में 2πr, ठीक है। r की वैल्यू याद है क्या? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में, देख लेता हूं, मुझे तो याद नहीं है, देखो मैंने आपके सामने पूरा निकाला, ठीक है। 4π स्क्वायर mk ZE अपॉन 4π स्क्वायर mk ZE, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं सर? इस 2 काट दिया सर, काट दिया। अब क्या हो जाएगा? k ZE अपॉन NH इंटू रेसिप्रोकल कर दिया 4π स्क्वायर mk ZE अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो बेटा जी कुछ दिख रहा है क्या? 4π स्क्वायर mk स्क्वायर z स्क्वायर, ई स्क्वायर, वहां पे ई का स्क्वायर होना था, ओके ओके। कहीं पे क्या शुरुआत से हमने कुछ r k z स्क्वायर, ओहो 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 गलती, ई स्क्वायर बेटा, ई स्क्वायर मिस कर दिया, ई स्क्वायर। तो यहां पे ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर, ठीक है। सारा कहानी अपनी जगह पे बराबर बैठ गया, कहीं मिस हो गया यहाँ पे? ना 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 ना, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, अब हिसाब बराबर, अब हिसाब बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन क्यूब एच क्यूब। बेटा क्या है ये? व्हाट इज दिस? 4 पाई एम स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन क्यूब जेड क्यूब एन क्यूब एच क्यूब, ठीक है। तो बेटा जी ये आपका आ गया सेम एज फॉर लार्ज एन, ठीक है। तो ये पूछा था इस सवाल में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और आप लोगों को लग रहा होगा सर डेरिवेशन बहुत लंबी है। डेरिवेशन तब लंबी है जब आपने शुरू से सॉल्व करा होगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, डेरिवेशन कैसे आधी हो जाएगी? अगर आपको ये वाला पार्ट, या मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 वैल्यू याद हो, v और r, v और r, v और r, ठीक है। v और r की वैल्यू याद हो तो ये नहीं करना पड़ा, ये नहीं करना पड़ा, सिर्फ डायरेक्ट ये लिखा, सिर्फ इतना करना पड़ा। यहां से शुरू करोगे आप, ये और ये, बेटा ये आपके एक पन्ने में हो जाएगा। एक पन्ने की वो जो आपकी शीट आती है ना A4 साइज, उसको आप हाफ करोगे ना तो एक पन्ने में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आपका 29 क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा था आपको, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रूफ करने को कहा था आपको, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया कुछ पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और समझ में आ गया तो वीडियो को नीचे ना एक थम्स अप का बटन दिख रहा होगा, उसको टच कर देने का, ठीक है। थम्स डाउन वाले को टच नहीं करने का, इतनी मेहनत कर ले आपके लिए यार, कैसी बातें कर लो तुम, आ जाओ। तो हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30, गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस बताना है, एक ही पॉइंट बताना है, एक पॉइंट बताना है, डेफिनेशन लिख दो। सिंपल बेटा, डेफिनेशन क्या है? न्यूक्लियर फिशन द फेनोमेनन इन विच अ हेवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 230 से ज्यादा हो, व्हेन एक्साइटेड स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियई ऑफ नियरली कंपेरेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन का मतलब बेटा, फिशन मतलब समझो टूटना। क्या होता है फिशन मतलब? टूटना। मतलब अगर किसी सर हैवी मास वाले
हेवी मास मतलब जिसका मास नंबर ज्यादा हो, कितना ज्यादा, 230, ठीक है, उसको एक्साइट हो जाए तो एक्साइटेड स्टेट में वो स्प्लिट हो जाता है, लगभग लगभग इक्वल इक्वल फ्रैगमेंट्स में इक्वल हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। आप इसमें चाहो तो अपने हिसाब से रिएक्शन याद हो तो रिएक्शन भी डाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन क्या होता है, प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ए सिंगल हेवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज मतलब दो चीजों को जोड़ना, दो लाइटर न्यूक्लियर को आपने लिया, फिर उनको हाई टेम्परेचर में, तापमान में आपने उनको फ्यूज करवा दिया तो एक हेवी न्यूक्लियस बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। सपोज वी कंसीडर फिशन, क्या बोला, फिशन किसी आयरन का इनटू टू इक्वल फ्रैगमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। बोला इज दिस फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल, क्या ये फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी पूछा बच्चों, है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, है। फिर पूछा है, फिर पूछा है, फिर पूछा है, फिर पूछा है, जस्टिफाई योर आंसर बाय वर्किंग आउट क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। बेटा सीधी सी बात है, पूछा ये क्यू निकालो, क्यू को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आ जाओ पहले क्यू निकालना सीखते हैं। क्यू कैसे निकालते? मास डिफेक्ट को अगर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं या और सिंपली कहूं तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा। निकालना सीखेंगे बच्चा, क्यू वैल्यू निकालना सीखेंगे, क्या है, एल्यूमिनियम, सॉरी आयरन। तो लिखेंगे मास ऑफ आयरन F626 माइनस ऑफ, बेटा कितने कितने एल्यूमिनियम बने, दो एल्यूमिनियम बने, बोला ना इक्वल टू इक्वल फ्रैगमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। m मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 2813, ओके समझ में आ गया। अच्छा सर वैल्यू पुट करवाओ, कर दो बेटा, 55.9 55.93 494 माइनस 2 इंटू 27.9 27.9 8191 क्या करना है इसको, क्या करने का बच्चा, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देने का, मल्टीप्लाई कर देने का, मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। ओके, अब मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं इसको सॉल्व कर कितना आएगा, 0 माइनस तो कर ही सकते हो मल्टीप्लाई करके, 0.02888, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसको MeV में निकालना है, तो क्या करोगे आप, सी स्क्वायर को हटा दोगे, सी स्क्वायर को हटा दोगे तो 931.5, ठीक है बेटा, 931 से मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा। फॉर मोर एक्यूरेसी 931.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आएगा, MeV में आएगा। बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है और मैं बता देता हूं कितनी है, -26.90172 MeV। अब कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चा शुरू के 3 वैल्यू या 4 वैल्यू, 3 वैल्यू को लेके भी, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू को लेके भी आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा। कहानी क्या है, पूछा क्या हमसे, हमको बोला है क्यू वैल्यू निकाल के क्या बताना है, इज दिस फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल, क्या यह फिशन पॉसिबल है? जस्टिफाई योर आंसर बाय वर्किंग आउट क्यू वैल्यू। बेटा माइनस दिख रहा है आपको, क्या माइनस दिख रहा है, तो लिखोगे क्या बेटा, क्यू वैल्यू इज नेगेटिव, Q is negative, hence fission is not possible, hence fission is not possible, ठीक है, fission is not possible। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए सर, जस्टिफिकेशन आप क्या सर, CBSE वाले भी जस्टिफिकेशन मारे हैं, जस्टिफाई योर आंसर, बताओ क्यों, क्यों बेटे, क्यों का जवाब नहीं दोगे ना पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। सवाल इजी था, सवाल इजी था, मैक्सिमम बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ पर 3 में से 3 पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत दिखानी पड़ेगी। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्यू नेगेटिव का क्या मतलब होता है। आओ बच्चों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था और जैसे कि बीच में भी कहते जा रहा था, ठीक है, कि मैं प्रॉपर डिटेलिंग लेके आया हूं कि कहां पे कितना बोलना है, जितना पूछा है उतना ही बोलना है और पूरे नंबर लेके जाने हैं। आ जाओ एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों, Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक या एंडोअर्जिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, दिस मच एनर्जी, मतलब जो भी आपकी एनर्जी आई है यहाँ पे -226 पॉइंट समथिंग, दिस मच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, इतनी एनर्जी रिएक्शन में अब्सॉर्ब हो गई है। तो बेटा रिएक्शन में अगर अब्सॉर्ब हो गई है तो टूटेगा कैसे, हाँ वो टूटेगा कैसे, ठीक है। फिजन बोला है ना आपको, फ्यूजन तो नहीं बोला है, ठीक है। तो फिशन पूछा आपसे, फिशन, ठीक है। अब आगे क्या है,
फॉर सच अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, ऐसी रिएक्शन को होने के लिए, आयरन को तो एल्यूमिनियम में टूटने के लिए, द रिक्वायर्ड एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल। पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करना है कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, इतनी। अगर आपको पूछ, इसी सवाल में बेटा पूछ देते कि कैसे हम रिएक्शन को पॉसिबल करा पाए, तो आप क्या बोलते, इतनी एनर्जी अगर आप बाहर से दे दो उसको तो ये फिशन पॉसिबल है। तो बच्चों इसी के साथ जो सेक्शन डी है उसकी प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मैंने करवा दी है, एकदम प्रॉपर, एकदम डिटेल्ड, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को जाकर यहाँ पे सब्सक्राइब कर देने का और वीडियो को लाइक करने का। चलिए मिलते हैं, शब्बा खैर, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ना।